हेलो दोस्तों, ये है 7 अगस्त का क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन। पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एग्जामिन द पैटर्न इन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन द रिसेंट ईयर। ये आपको एग्जामिन करना है, क्या इंटरस्टेट माइग्रेशन कैसा हो रहा है और इंट्रास्टेट माइग्रेशन कैसा हो रहा है। दो दो कीवर्ड है, साथ ही साथ माइग्रेशन एक अलग सा कीवर्ड है, ठीक है। क्योंकि कीवर्ड वाला क्वेश्चन है तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, मैंने सब समय बोलता हूँ दैट उसके डेफिनेशन लिखकर, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग कर लीजिएगा। तो एनीवेज पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट में पूछा है क्या क्या रीजंस है, कॉज क्या क्या है माइग्रेशन होने के, है ना, और माइग्रेशन के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अलग अलग लोग अलग अलग इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप में, आप कैसे इंटरप्रेट कीजिए, ठीक है। आप अलग अलग आंसर्स भी मिलेंगे, आप कोई दूसरा आंसर लिखिएगा, शायद मैं कुछ दूसरा आंसर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट माइग्रेशन आपके लिए कुछ दूसरा है, मेरे लिए शायद वो इंट्रा स्टेट होगा, मेरे लिए जो इंट्रा स्टेट है वो शायद आपके लिए इंटर स्टेट होगा, है ना। तो एनीवेज दिस वाज काइंड, ठीक है। तो लेट्स पहले तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। माइग्रेशन का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शन। लाइवलीहुड ऑप्शन ही नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, बट इन जनरलाइज हम लोग लाइवलीहुड ऑप्शन पाने के लिए ही माइग्रेशन करते हैं, है ना। अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को हम लोग को एग्जामिन करना है, ठीक है। कैसे, मतलब एनालाइज कर, क्या क्या पूछा हुआ था, देखो तो एक मिनट। एग्जामिन द पैटर्न, है ना, इसका पैटर्न क्या क्या है। तो देखिए इंटर स्टेट का पैटर्न क्या। इंटर स्टेट पहले तो मतलब बता देता हूँ। जैसे बिहार से अगर कोई गुजरात में माइग्रेट किया तो उसको कहेंगे इंटर स्टेट, ठीक है। और बिहार में ही अगर कोई आरा से पटना माइग्रेट किया तो उसको कहेंगे इंट्रा स्टेट, समझ रहे। या फिर यहाँ पर सोचिए अहमदाबाद से सूरत माइग्रेट किया तो उसको मतलब एक स्टेट के बीच में ही माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इंटर स्टेट माइग्रेशन का पैटर्न अगर एनालाइज करें तो ये ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ के कारण ही, कैसे, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यूजुअली ज़्यादा होता है। जैसे अब बिहार से अगर दिल्ली में जा रहे हो, या फिर बिहार का अगर कोई किसान पंजाब में जा रहा है, क्यों जाएगा वो पंजाब में? क्योंकि उसको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी पंजाब में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, एज अ किसान, ठीक है। क्योंकि एज अ किसान पंजाब में उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनीवेज अगर कोई यूपी से अगर बैंगलोर माइग्रेट करता है, क्यों करेगा? क्योंकि उसको बैंगलोर इज आईटी हब, ठीक है, उसको इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। अगर कोई गुजरात में करना चाहता है, सोचिए से फॉर एग्जांपल तेलंगाना से गुजरात, क्यों जाएगा? क्योंकि गुजरात में ज़्यादा टेक्सटाइल अपॉर्चुनिटीज़ है, टेक्सटाइल सेक्टर्स में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। ऐसे ही आप हज़ारों इसमें रीजंस दे सकते हो, ठीक है। लिटरली हज़ारों रीजंस होंगे। नेक्स्ट इज अच्छा, इंटर स्टेट यूजुअली छोटे उम्र के लोग करते हैं। जैसे जो 20 से 40-45 साल के उम्र के रेंज के लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन करना। अब इंट्रा स्टेट में देख लीजिएगा तो रिस्पेक्टिवली बेटर ऑफ रीजन्स, अगर कोई रीजन रिस्पेक्टिवली बेटर ऑफ है, जैसे मैंने बोला दैट अहमदाबाद से अगर कोई सूरत शिफ्ट करना चाहता है, क्यों? क्योंकि शायद उसको अहमदाबाद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सूरत में मिल रहा होगा, ठीक है, तो उसलिए करना चाहता है। और भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सिर्फ और कोई एक स्टेट है, यहाँ पे एक पॉर्स बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ से आप कोई बूढ़े लोग पहले वहाँ पर रहते थे और बूढ़े लोग को पीस चाहिए, ठीक है, तो वो तो शिफ्ट कर जाएगा आजू बाजू वाले गाँव में, ठीक है। क्यों? अब रीज़न क्यों इसने शिफ्ट किया? क्योंकि उसे पीस चाहिए था, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं माइग्रेशंस के। तो बेसिकली कॉज देख लेते हैं। कॉज को मैंने डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा है। जैसे इकोनॉमिक कॉज, कैसे, सर्च ऑफ जॉब, ठीक है, अर्न मोर, ठीक है। ऐसा हो सकता था दैट आप बिहार में ऑटो रिक्शा चला रहे थे, वहाँ पे शायद आपको अर्निंग 300-400 रुपये हो रही थी, बट वहीं अगर आप दिल्ली में चले जाइएगा तो वो शायद आपको 2000 या 3000 अर्निंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट सोशल कॉज, जैसे कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है। कास्ट मतलब जैसे होता नहीं है, जैसे छोटे छोटे जगह में कास्ट लोग बहुत देखते हैं, अरे ये तो वो कास्ट का, ये वो कास्ट का, ठीक है। वो सब बड़े शहरों में नहीं होता है, वो सब फालतू बात है, ठीक है। तो इसलिए लोग शिफ्ट करने का सोचते हैं। साथ ही साथ एक अलग सोशल कॉज हो सकता है मैरिज। लड़कियां यूजुअली मैरिज के लिए भी शिफ्ट करती है ना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या है? आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, है ना। मैं से फॉर एग्जांपल कोई अगर पॉलिटिकल डोमिनेटिंग गवर्नमेंट है ना, और उस रीजन में पॉलिटिकल डोमिनेटिंग गवर्नमेंट है और वो यहाँ पर हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में, तो हमें पता है दैट वो पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है, जो उस पॉलिटिकल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे रीजन में, हुआ ना।
नेक्स्ट इज एपैथी, गवर्नमेंट कभी कभी एपैथी देखती ही नहीं है माइनॉरिटीज को, ठीक है, तो उसके लिए भी माइनॉरिटी कभी कभी शिफ्ट कर जाता है। डेवलपमेंटल भी होता है दोस्तों रीजन, जैसे प्रोजेक्ट्स लाइक डैम, है ना, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था नर्मदा रिवर में डैम बनने वाली है, तो उसके लिए भी माइग्रेशन होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, जैसे सोचिए आपका कोई घर अगर डिजास्टर प्रोन एरिया में है, ठीक है, तो आप सोचोगे ना दैट डिजास्टर प्रोन एरिया में हम घर क्यों ले भाई, उससे अच्छा कोई प्लेन एरिया में ले। से फॉर एग्जांपल आप इस पहाड़ में आपको यहाँ पर बोला एक जमीन आपको मिल रहा है और यहाँ पर जमीन है, तो आप कहाँ पर लेने का सोचिएगा, यहाँ पर क्या यहाँ पर, ऑफकोर्स आप यहाँ पर ही लेने का सोचिएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन रीजन है, यहाँ पर रहिएगा तो यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है ना, तो इसलिए आप लिख सकते हो। और ऐसा छोटे मोटे जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया वो डायग्राम भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो वो आंसर को आपको और भी इनहांस कर देगा। अच्छा, अब इसका लास्ट पार्ट में पूछा था बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, क्योंकि मैंने बोला ना वो ऑटो रिक्शा क्योंकि वहाँ पे 200 रुपये कमा रहा था, वहाँ पे 300 रुपये 3000 रुपये कमा रहा, 2-3 हज़ार रुपये, तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। इट में स्टेबलाइज द सेक्स रेशियो ऑल्सो। अब सेक्स रेशियो कैसे स्टेबलाइज करेगा? से फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में सेक्स रेशियो आपको पता है, वहाँ से सोचिए 10% ऑफ मर्द लोग वहाँ से उठकर केरला में चले गए जहां पर सेक्स रेशियो लड़की के फेवर में है, ठीक है, तो हरियाणा का तो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया ना, समझ रहे बात, तो ये बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हाई होना ही है यार, सिंपल सा बात है, आप सोच ही लो ना कैसे हाई होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो होना ही है। ह्यूमन रिसोर्स एज आप पहले आप ज़्यादा अच्छा सोसाइटी में रह रहे हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स और भी तगड़े हो जाओगे, ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिवली आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रेस करोगे। कल्चरल मिक्स होता है, ठीक है, दूसरे कल्चर मिक्स करते हैं और कल्चरल मिक्सर दिस इज कंसिडर्ड बेटर ऑप्शन, मतलब अच्छा कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकली कमेंट, मतलब 2 एंगल आपको लिखना है, पॉजिटिव एंगल क्या चीज़ के, पॉजिटिव और नेगेटिव, on the decision of the union cabinet to scrap the no detention policy at the elementary level, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है दैट नो डिटेंशन पॉलिसी को वो स्क्रैप कर देगी, ठीक है, तो उसी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल आपको यहाँ पे पुट फोर्थ करने हैं, ठीक है, तो क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी अगेन एक कीवर्ड हो गया, तो वो आप नो डिटेंशन पॉलिसी का एक डेफिनेशन लिख लो दैट होता क्या है। ये एजुकेशन पॉलिसी जहाँ पर प्रोविजन होता है दैट पासिंग ऑफ स्टूडेंट अप टू क्लास 8 क्लास तक का किसी को फेल नहीं कर सकते हैं, टू डील विद द ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि पहले ऐसा होता था 8 क्लास तक फेल कर जाते थे तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट देखने को मिलता था, ठीक है, तो इसीलिए ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाया गया था जिससे कि ड्रॉप आउट और ना हो, ठीक है, तो बट अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं दैट इसको इसके लिए हमारा स्टेट का एजुकेशन लेवल गड़बड़ा गया है, आप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा था दैट इसको स्क्रैप आउट कर दीजिए, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब दिस इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट एजुकेशन, ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए मैं वो प्रीलिम्स फोकस ट्रिविया भी बता दिया मैंने। तो एनीवेज इसको कैसे डील किया जाए यही ना बोला था, क्रिटिकली कमेंट आपको करना है इस दोनों के बारे में। तो इसके पॉजिटिव एंगल देख लेते हैं दैट ये जो स्क्रैप आउट कर दिया जाएगा तो इससे क्या क्या होता था, मतलब क्या क्या अच्छी बातें होंगी। मतलब स्क्रैप आउट मतलब अभी ऐसा क्योंकि अभी तक प्रोविजन था दैट आपका क्लास 8 तक पास कराना ही पड़ेगा, बट स्क्रैप आउट करने के बाद 8 तक पास कराना नहीं पड़ेगा। अगर सोचिए कोई अगर बच्चा 7 क्लास में फेल कर गया तो उसको फिर से 7 क्लास में पास करना पड़ेगा, तभी वो 8 क्लास में प्रमोट हो सकता है, ठीक है। तो वैसा इसका फायदा क्या क्या होगा, इट विल रिजुवेनेट द ड्विंडलिंग एजुकेशनल लेवल, ठीक है। बहुत सारे स्टेट जो एलिगेशंस लगा रहे थे दैट हमारा एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है, वो और नहीं गिरेगा और एजुकेशन लेवल रिस्पेक्टिवली इंप्रूवमेंट के तरफ जाएगा, ठीक है, तो रिजुविनेट कर देगा। इफेक्टिवनेस ऑफ द रियल एजुकेशन विल इंक्रीज। अभी का एजुकेशन क्या था, अभी तक का एजुकेशन एक फेक तो एजुकेशन नहीं बोल सकते, मतलब उतना एफिशिएंट एजुकेशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऐसे पास 8 क्लास तक तो पास होना निश्चित था, ठीक है, तो वो अभी इफेक्टिवनेस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों को भी डर रहेगा नहीं यार हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं होंगे, ठीक है, तो इसलिए। नेक्स्ट इज पेरेंटल कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले पेरेंट्स देखते थे यार, क्यों देखिए अब ये क्या होता है ना, यूजुअली सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे में ही जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर गरीब पढ़े लिखे में नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो लोग को लगता है यार बच्चा अगर पास करेगा तो बच्चे को हाँ ठीक ठाक मानेंगे, अगर फेल किया तो मानेंगे लब पर खींच के, ठीक है, मतलब यही एटीट्यूड उनका रहता है, ठीक है। और अब क्या हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि 8 क्लास तक पास कर रहे थे बच्चे, मतलब चलो भैया बच्चा तो पास कर रहा है, मतलब बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है, अब उनको तो नहीं पता है दैट सरकार उसको मतलब पास करा रहा है जानबूझ के, है ना,
तो इसलिए पेरेंटल कॉन्शियसनेस भी जागेगा, क्योंकि अभी पेरेंट देखेंगे नहीं यार बच्चा तो अभी फेल करने लग गया, चलो फिर अभी बच्चे को अभी पास नहीं कराना है, मतलब बच्चे को ऊपर हमें ध्यान देना है, जो कि पहले पेरेंट्स ध्यान नहीं देती थी। टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम मोर अकाउंटेबल। अभी टीचर्स भी देखते थे अरे बच्चा तो मतलब पास तो करा ही नहीं है, अब क्या पढ़ाऊंगा, छोड़ो नहीं पढ़ाता है ना। तो टीचर का भी एक एपैथेटिक एटीट्यूड रहता था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलता था मतलब कोई भाव नहीं देता था उतना अच्छा, क्योंकि सरकार ने ही बना के रख दिया था एकदम फालतू एजुकेशन सिस्टम को। तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा लाया जाएगा। साथ ही साथ इट विल रिड्यूस द फेल्योर रेट्स अप टिल क्लास फ्रॉम क्लास 9। क्या होता था ना, अभी क्लास 8 तक तो आप ठीक है पास करा दे रहे हो, 9 क्लास में आके बच्चे एकदम फेल कर जाते थे, एकदम धड़ाक से फेल करने का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। ठीक है, तो वो चीज़ जिससे नहीं हुआ, क्योंकि अब क्लास 7 में अगर अब क्लास 5 मतलब क्लास 8 के नीचे भी आप फेल करने का मतलब रहेगा अभी, है ना। ऐसा नहीं दैट आपको पास करा दिया जाएगा। तो बच्चे पहले से ही अपना माइंड मेकअप कर लेंगे, नहीं भैया अगर पढ़ेंगे तो ही हमारा क्लास प्रमोशन होगा, पढ़ेंगे तो ही क्लास 5 से 6 में जाएंगे, तो ही क्लास 6 से 7 में, 7 से 8 में। ठीक है, तो वो डर लोगों का बच्चों के ऊपर रहेगा और बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे एजुकेशन लेवल बोला जा रहा है बहुत अच्छा होगा। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जैसे इट माइट रोल बैक द सिचुएशन टू प्री डिटेंशन फेज, प्री नो डिटेंशन फेज, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी के पहले था जब ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था, तो वो ही ड्रॉप आउट रेट ऐसा भी हो सकता है दैट फिर से बढ़ सकता है। ठीक है, बट देखिए एक्चुअली रीज़न फिर से ड्रॉप आउट रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहला का सिचुएशन अलग था, अभी का सिचुएशन अलग है। ठीक है, पहले स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अभी रिस्पेक्टिवली पहले से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है। ठीक है, पहले से टीचर्स ज़्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं होगा, बट एनीवे मैंने एक ले लिया प्रोविजन, ऐसा हो सकता है। मे आप लगा दीजिएगा, मे ऑप्शन, मे या फिर माइट, इट माइट लीड टू दिस, है ना। नेक्स्ट इज इट माइट लीड टू द रिग्रेसिव नेचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज इन मतलब इसका मतलब है इट माइट लीड टू द रिग्रेसिव एक्शन। ठीक है, रिग्रेसिव एक्शन की सिचुएशन में, क्योंकि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है, भले ही हमने मैंने बोला आपको दैट पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में होना चाहिए वो सरकारी स्कूल्स में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ देखकर हमें नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप आउट नहीं करना चाहिए था। पहले एक 100% इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी दे देना चाहिए था, उसके बाद ही हमें अगर स्क्रैप करे थे तो ज़्यादा बढ़िया रहता। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास विल बी द वर्स्ट हिट, है ना। जैसे मैंने बोला पेरेंट्स क्या बोलेंगे, देयर वर्ड, मतलब अब देखिए सोशली बैकवर्ड क्लास मतलब क्या होता था, पहले तो 8 क्लास तक पास करा दिया जाता था, तो एटलीस्ट 8 क्लास तक पढ़ने को मौका मिलता था लोगों को। ठीक है, बट अभी क्या होगा ना, अभी 5 क्लास में ही फेल कर जाएगा, 6 क्लास में ही फेल कर जाएगा, तो 5 क्लास के बाद ही जो गरीब तबके के लोग होंगे वो लोग अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में भेज देंगे। ठीक है, सो दिस मस्ट नॉट हैपन। ठीक है, इसीलिए हमें अभी स्क्रैप इसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब कुछ नीड बता देना चाहिए आपको दैट वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, देखिए पहले नो डिटेंशन पॉलिसी में एक प्रोविजन था कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। इसका मतलब हर एक टाइम, एक छोटा छोटा टाइम पीरियड के बाद बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता था दैट बच्चे का कितना ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, बट वो चीज़ एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए अभी, है ना, वो चीज़ करना चाहिए। साथ ही साथ ये देखिए, अब दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ मेरा अपना राय है, वी शुड कंटिन्यू विथ, ये आपका चेंज भी हो सकता है ना, मैं आपको मना नहीं करूंगा। वी शुड कंटिन्यू विथ नो डिटेंशन पॉलिसी एंड रादर इसको नहीं स्क्रैप करके हम एजुकेशन के पेडागॉजी को बदल दे। ठीक है, अभी कैसे है ना, अभी बुक से पढ़ाता है ना, अभी हम लोग डिजिटल क्लास रख दे तो बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा यार। हम लोग मतलब पेडागॉजी मतलब होता है पढ़ाने का तरीका ही बदल दो ना। अब पढ़ाने का तरीका में रिवॉल्यूशन ला दो, अब देखो एजुकेशन लेवल कितना अच्छा हो जाता है। ठीक है, टीचर्स को भी हमें देखना पड़ेगा, एडुकेट ट्रेनिंग जिससे मिले, है ना, जिससे क्या टीचर्स बच्चों को डिजिटली पढ़ाने का कैपेबिलिटी रख सके। ठीक है, क्योंकि टीचर के पास अगर कैपेबिलिटी नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन भाई उसको, समझ रहे बात। तो ये सब कुछ हम वे फॉरवर्ड पॉइंट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक ये रहा, आज के 2 क्वेश्चंस मैंने डील किया। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, वो उसमें केस स्टडी रहेगा, तो उसमें भी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम थोड़ा बाहर में निकल रहा हूँ, तो इसलिए एक साथ उसको थोड़ा बाद में आके बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, एंड वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल यू। थैंक यू।